हेलो एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं, हेल्दी फिट फाइन। उम्मीद करूंगी बढ़िया हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए और आज की क्लास के लिए रेडी भी हो गई। तो देखो, कल हम बात कर रहे थे क्लॉटिंग फैक्टर्स की, जिसके टेबल में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। तो मैंने आपको बोला भी था कि आज हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर से डिस्कस करते हैं हम अपने क्लॉटिंग फैक्टर्स को। और बाकी भी बहुत कुछ हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हम RH फैक्टर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। चलो, और भी काफ़ी कुछ हम आज देखने वाले हैं। तो जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। और न्यू लर्नर हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपडेट्स और क्लास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचते रहे। क्लासेस होती है हमारी मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे। और अगर सीटेट के भी आप लर्नर्स हैं तो भाई सीटेट की क्लासेस भी होती हैं हमारी रात को 8 बजे। अब हमारा मैथ्स पेडागॉजी का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को ही आ गया है, और आज के बाद आई थिंक 2 और 3 क्लासेस होंगी हमारी, और मैथ्स पेडागॉजी का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी हम CDP एंड इंग्लिश पेडागॉजी का भी कंप्लीट कर चुके हैं। सीटेट की हमारी जितनी भी क्लासेस चलती हैं वो पेपर 1, 2 दोनों के लिए चलती हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है। और अगर अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा सारी क्लासेस, चाहे LT ग्रेड की हों चाहे CTET की हों। जितनी भी क्लासेस हैं सब आपकी ग्रेड डोर पे प्रेजेंट है, तो प्लेलिस्ट में सब ऐड हैं। तो प्लीज़ क्लासेस अटेंड कर लेना। और कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेश्चन डाउट कुछ भी आता है माइंड में, तो उसी टाइम आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर सकूँ और आपको रिप्लाई करके आपके क्वेश्चन के आंसर दे सकूँ। तो स्टार्ट करते हुए आज का टॉपिक जो हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर रहे थे, क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड कोगुलेशन भी कहते हैं। देखो, क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? जब जैसे हमें चोट लग जाती है, होता है ना, कहीं गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, हल्का सा कट लग जाता है, नाइफ से कट लग जाता है, या देखा होगा शेविंग करते टाइम बाबा को हल्का सा कट लग जाता है, एक क्लॉट सा बन जाता है, थप्पा कह सकते हो आप, थक्का है ना, ब्लड का, खून का थक्का। तो वो ज़रूरी है, वरना अगर वो थक्का नहीं लगेगा तो भाई क्या होगा, आपका ब्लड जो होगा कंटिन्यूस वो फ्लो ही होता रहेगा, बहता ही रहेगा, और भाई बहुत ज़्यादा आपका खून बाहर निकल जाएगा। तो वो जो क्लॉट है ना, ब्लड क्लॉट, वो ज़रूरी है। तो क्लॉटिंग क्या होती है? स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग व्हेन अ ब्लड वेसल्स इज इंजर्ड। खून का रुकना जब आपकी ब्लड वेसल हो जाती है इंजर्ड, चोट लग जाती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया ही था। ये एक एंजाइम कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो हिस्सा लेते हैं, यानी एक के बाद क्या होते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं। नोट्स प्लीज़ साथ साथ बनाते चलो, अदरवाइज हो जाएगी दिक्कत। ये चीज़ याद रखना, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं आपके एक के बाद एक काम करते हैं। और कल मैं वैसे बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ, आपका जो थ्रोम्बस या आप कह सकते हो क्लॉट, इसका मतलब क्या हुआ? खून का रुकना, है ना, ब्लीडिंग का स्टॉप होना। जल्दी से पॉइंट्स नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, और याद रखिएगा ये एक चैन रिएक्शन है। क्लियर है? और इस रिएक्शन में ना क्या होते हैं, आपके प्रोटीन्स जो होते हैं, आपके प्रोटीन्स हो गए और एंजाइम्स हो गए, एक के बाद क्या होते हैं, एक के बाद एक एक्टिवेट होते हैं, एक के बाद एक एक्टिवेट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत है तो बताओ। थ्रोम्बस या क्लॉट का मतलब ही ये होता है खून का रुकना। जब हमारे ब्लड वेसल को क्या होती है, चोट लग जाती है, इंजर्ड हो जाता है, ब्लीडिंग होती है, उसका रुकना ही हो गया आपका मतलब थ्रोम्बस या क्लॉट का। क्लियर है? टोटल हमारे 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पहले क्या था, 6 वाला शामिल था, अब 6 वाला नहीं है 13 में। तो एक्टिव अगर हम कहें तो वो 12 ही हुए, बट ऑफकोर्स 13 ही बोला जाता है। 1, 2, 3, 4 रोमन नंबर्स में मेंशन किया जाता है। 5 के बाद डायरेक्ट आता है आपका 7। 6 क्यों नहीं आता ये मैं आपको भी बताऊंगी, आप पहले इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विटामिन के जो हो गया आपका, विटामिन के और कैल्शियम आइंस जो होगा, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़रूरी होते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ। विटामिन के और कैल्शियम आइंस,
कैल्शियम आइंस क्या होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। क्लियर है इतनी बात? बताओ, नोट करो, फिर मैं आपको बताती हूँ 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे कौन कौन से, और 6 वाला क्यों इसमें ऐड नहीं है, पहले था अब क्यों नहीं है। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है जो जानना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आ सकता है। हल्के में मत लो किसी क्लास को, किसी टॉपिक को, सब कुछ हमें पढ़ना ही पड़ेगा। जल्दी से कर लीजिए। क्लियर है? यहाँ तक हो गया नोट, आगे बढ़ा जाए। चलो, टोटल कितने होंगे? देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, 1 से 13 तक। जैसे मैंने आपको बोला था, रोमन नंबर्स में ही ये लिखा जाता है। 6 वाला होगा आपका मिस, है ना, 6 वाला नहीं होता इसमें। मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटीन और एंजाइम मेड इन द लिवर। ज़्यादातर कौन से होंगे? प्रोटीन और एंजाइम होंगे जो क्या होते हैं, लिवर में बनते हैं। विटामिन के जो है असेंशियल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैनी क्लॉटिंग फैक्टर्स। बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर के सिंथेसिस के लिए विटामिन के आपका क्या है? असेंशियल है, ज़रूरी है। और कैल्शियम आइंस क्या है? ज़रूरी है, नेसेसरी है फॉर क्लॉटिंग, यानी क्लॉटिंग के लिए। क्लियर है यहाँ तक? ये फैक्टर 4 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है ना, ये चीज़ देख लेना, करेक्ट कर लेना। क्लियर है यहाँ तक? बताओ, आगे बढ़ा जाए। अब हम बात करेंगे अपने 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स की। अब आप सोचोगे मैम यहाँ 5 है, बाकी के जो है नेक्स्ट पेज पे मेंशन है, टेंशन मत लो। तो ये सारे हो गए आपके फैक्टर नेम्स, फैक्टर नंबर सॉरी। देन ये सारे फैक्टर के नेम, फर्स्ट का फैक्टर 1 फाइब्रोजन, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ हो गया आपका फैक्टर कैल्शियम आइंस, फिफ्थ हो गया आपका लेबिली फैक्टर। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है? बताओ। लेबाइल फैक्टर तक यहाँ पे मेंशन है, बट आगे नेक्स्ट पेज पे है, टेंशन मत लो। ये सब हैं, इनके क्लॉटिंग में इनके रोल क्या है, इनके काम क्या है, इनके कार्य क्या है, और कमी से क्या हो सकता है, कौन सी डिसीज़ हो सकती है, वो भी मैंने मेंशन कर दी है। देखें इसको, बताओ। नोट्स बनाते जाना, और कमी होने पर रोग कौन से होंगे ये भी साथ में मेंशन कर लेना, तो एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत नहीं होगी। चलो, सबसे पहले आ जाते हैं आपका फैक्टर 1 फिब्रिनोजेन। पेन ले लिया जाए क्योंकि ज़रूरी है भाई, नोट्स बनाना है। चलो, सबसे पहले बारी आ गई फिब्रिनोजेन की। इसका रोल क्या है क्लॉटिंग में, थक्का बनाने में, फंक्शन क्या है, चलो देखते हैं। कन्वर्ट्स इनटू फाइब्रिन थ्रेड्स विच फॉर्म द मैश ऑफ क्लॉट। यानी क्या करता है, ये फाइब्रिन बनाता है। जो ये फैक्टर 1 है आपका, जिसका नाम है आपका फाइब्रोनोजेन, है ना, फाइब्रिनोजेन, ये क्या करता है? फाइब्रिन बनाता है, फाइब्रिन बनाता है, फाइब्रिन बनाता है, जो क्या करता है, क्लॉट का जाल बनाता है ना। फाइब्रिन बनाता है जो क्लॉट का जाल बनाता है। क्लियर है यहाँ तक? बताओ, डेफिशिएंसी क्या होगी इसकी? एक्सेस ब्लीडिंग होगी। सिंपली आप कह सकते हो, अगर फाइब्रिनोजेन जो है वो नहीं होगा, कमी होगी इसकी, तो क्या होगा? एक्सेस ब्लीडिंग होगी, और कह सकते हो सिंपली क्लॉट नहीं बनता। ठीक है ना, क्लॉट नहीं बनता। इसकी कमी से क्या होगा? क्लॉट नहीं बनता, क्लॉट सही से नहीं बनता। और जब क्लॉट सही से नहीं बनेगा तो ऑफ कोर्स ब्लीडिंग तो होगी ही होगी, जब क्लॉट ही नहीं बनेगा तो। यहाँ तक क्लियर है? बताओ, नेक्स्ट देखें। अब ये नोट कर लिया, साथ साथ प्लीज़ नोट करते चलो। इसे इरेज कर दूँ? चलिए, सेकंड आ जाता है आपका प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या करेगा? कन्वर्ट्स इनटू थ्रोम्बिन, एंजाइम दैट चेंज फाइब्रोजन टू इनटू फाइब्रिन। ये क्या करेगा? कन्वर्ट होगा इनटू थ्रोम्बिन।
यानी आपका जो फैक्टर 2 हो गया आपका प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या करेगा, थ्रोम्बिन एंजाइम में बदलता है, ये थ्रोम्बिन एंजाइम में बदलता है। अगर क्या होगा, कमी होने पर कौन सा होगा, जो क्लॉटिंग है वो डिलेड होगी। क्लियर है या नहीं बताओ? धीमा क्लॉट होगा, स्लोली होगा, डिलेड होगा क्लॉट में। ये भी लिख लीजिएगा, डेफिशिएंसी हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया। क्लियर है? फैक्टर 2 जो होगा आपका प्रोथ्रोम्बिन, इसका रोल क्या होगा क्लॉटिंग में, कार्य क्या होगा, तो ये थ्रोम्बिन एंजाइम में बदलता है, ये ता लिखा है। और अगर क्या होगा, कमी होने पर कौन सा रोग होगा, तो होगा हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया। ये इससे क्या होगा, डिलेड क्लॉटिंग होगी, यानी धीमा क्लॉट, जो क्लॉट है वो बनेगा, थक्का जो है वो धीरा बनेगा। आगे बढ़ा जाए, जल्दी बताओ। नेक्स्ट देखें, फैक्टर 3 जो होगा आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू फैक्टर हो गया, ये रिलीज होगा ये इंजर्ड टिश्यू से। यहाँ से क्या होगा, आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होगा वो स्टार्ट होगा। क्लियर है? और डेफिशिएंसी जो होगी वो रेयर होगी, इसलिए मेंशन नहीं है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अपना फोर्थ वाला। याद रखिएगा, जो फैक्टर 3 है ये एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट करता है। फिर आ जाता है आपका फैक्टर 4, कैल्शियम आइंस रिक्वायर्ड एट मेनी स्टेप्स ऑफ कोगुलेशन कैस्केड। इसको कर देती हूँ मैं रेस। अब बारी आ जाती है आपकी कैल्शियम आइंस की। तो ये कहाँ रिक्वायर्ड होता है, बहुत सारे स्टेप्स में कोगुलेशन कैस्केड के, सिंपली कह सकते हो हर स्टेप में कोफैक्टर। क्लियर है यहाँ तक? इसकी कमी से क्या होगा, जो क्लॉटिंग है वो क्या होगी, स्लो होगी। आगे बढ़ें, लेबाइल फैक्टर, ये एक्ट करेगा एज सी फैक्टर, एसिलेट्स कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। चलो देख लेते हैं, ये भी इसे इरेज कर देते हैं। सिंपली यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये क्या करता है, कन्वर्जन में हेल्प करता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन कन्वर्जन में हेल्प करता है। ठीक है? और इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, वो होगा आपका पैराहीमोफीलिया। क्लियर है? रेयर होगा। यहाँ तक नोट कर लिए 5 फैक्टर्स हमारे, जल्दी से बताइए। आगे बढ़ें अपने बाकी के फैक्टर्स की ओर, देखें बाकी कौन कौन से हैं। 6 वाला मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, पहले होता था, बाद में रिसर्च के बाद ये प्रूफ हुआ कि 6 फैक्टर जो है वो 5th का ही एक्टिवेट फॉर्म है, इसलिए 6 वाला क्या हो गया, वो एग्जिस्ट अब नहीं करता। तो 5th के बाद सीधा हमारा आ गया 7th में आपका कौन सा फैक्टर आ गया, ये आ गया आपका 7th में स्टेबल फैक्टर। हेल्प करेगा ये टिश्यू फैक्टर पाथवे में, यहाँ पे लिख देती हूँ, यानी ये टिश्यू फैक्टर के साथ काम करता है, टिश्यू फैक्टर के साथ काम करता है। क्लियर है? और रोग जो होगा आपका हाइपोप्रोकॉन्वर्टिनिमिया, ये होगा डेफिशिएंसी जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं। फिर आ जाता है आपका फैक्टर 7, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए। वर्क करेगा ये किस पे, इन इंट्रिंसिक पाथवे। डेफिशिएंसी कौन सी होगी आपकी, हीमोफीलिया ए। डेफिशिएंसी मतलब हो गया कमी। ठीक है? फिर आ गया आपका फैक्टर 9, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, है ना, क्रिसमस फैक्टर भी कहेंगे। वर्क्स इन इंट्रिंसिक पाथवे विद
फैक्टर 8। डेफिशिएंसी इसकी कमी से होगा आपका हीमोफीलिया बी। इसे इरेज कर दिया जाए, ये बताओ। इसे इरेज करते हैं और देखो ये अभी हमने पढ़ा भी था 9th वाला। इसका ये क्या करता है, वर्क करता है इंट्रिंसिक पाथवे विद फैक्टर 8। तो चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले इसको देख लेते हैं एंटी हीमोफिलिक को, फिर 9th वाले पे आते हैं। तो 8 वाला जो आपका फैक्टर है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, तो हेल्प कर, इसका मतलब वर्क क्या है, फंक्शन क्या है क्लॉट में, क्लॉट जो क्लॉटिंग है उसमें इसका रोल क्या है, तो क्या है, वर्क इन इंट्रिंसिक पाथवे, यानी क्लॉट को ये क्या करता है, स्टेबल करता है। इंट्रिंसिक पाथवे हो गया। और क्या करता है ये, क्लॉट को स्टेबल करता है ये। और इसकी कमी से होता है, कौन सी डेफिशिएंसी होती है आपकी, हीमोफीलिया ए। ठीक है, अब यहाँ तक बात हो गई। अब इसको इरेज कर रही हूँ। अब बारी आ जाती है आपके फैक्टर 9 की, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी वर्क्स इन इंट्रिंसिक पाथवे विद फैक्टर 8। तो सिंपली कह सकते हो ये फैक्टर 8 को क्या करता है, एक्टिव करता है, एक्टिवेट करता है एक्चुअली। और इसकी कमी से या कह सकते हो कौन सी डेफिशिएंसी होगी, तो वो होगी आपकी डेफिशिएंसी कौन सी होगी, हीमोफीलिया बी। क्लियर है, चलो जल्दी से नोट कर लो। फिर आ जाता है आपका फैक्टर 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर, की एंजाइम ऑफ कॉमन पाथवे कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, रेयर क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा इसकी कमी से। फिर आ जाता है आपका फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा फैक्टर 9 को, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, हीमोफीलिया सी होगा, बट रेयर होगा। क्लियर है, बताओ जल्दी 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 बता दो। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, 10 तक क्लियर हो गया था, 11 हमने पढ़ लिया है। एक्टिवेट करेगा फैक्टर 9 को, और अगर इसकी कमी हुई तो क्या हो सकता है, रेयरली क्या हो सकता है, हीमोफीलिया सी हो सकता है। आगे बढ़ा जाए। अब आ जाता है आपका 11 हो गया। अब आ जाता है आपका फैक्टर 12 हिगमन फैक्टर, कॉन्टैक्ट फैक्टर है, एक्टिवेट्स 11 ऑन कॉन्टैक्ट विद कोलेजन। और इसकी कमी से क्या होगा, यूजुअली माइल्ड डिफिशिएंसी होगी, माइल्ड ब्लीडिंग होगी, यानी इंट्रिंसिक पाथवे को ये क्या करता है, स्टार्ट करता है। इसको इरेज कर रही हूँ। और आपका जो फैक्टर 11 हो गया, इसका रोल क्या हुआ ब्लड क्लॉटिंग में, तो चलो देखते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे ये स्टार्ट करता है, मेंशन भी है, कॉन्टैक्ट फैक्टर एक्टिवेट्स 11 ऑन कॉन्टैक्ट विद कोलेजन। इंट्रिंसिक फैक्टर स्टार्ट करता है। इससे क्या होगी, माइल्ड ब्लीडिंग होगी, तो इसलिए मेंशन है यूजुअली माइल्ड डेफिशिएंसी। देन आ जाता है आपका फैक्टर 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, क्रॉस लिंक्स फिब्रिन थ्रेड्स टू मेक्स क्लॉट, क्रॉस लिंक फिब्रिन थ्रेड्स मेक्स क्लॉट स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। जो क्रॉस लिंक होगा आपके फिब्रिन थ्रेड्स का, इससे क्या होगा, आपका जो क्लॉट है वो स्ट्रॉन्ग भी होगा और स्टेबल भी। ये रेस कर रही हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ फिब्रिन को क्रॉस लिंक करके क्लॉट मजबूत करता है, क्लॉट मजबूत करता है, स्टेबल करता है, कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल करता है। क्लियर है यहाँ पे, बताओ। यहाँ तक हो गया। और इसकी कमी से क्या होगा, क्लॉट्स डिजॉल्व टू अर्ली, क्लॉट जो होगा वो टू अर्ली क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। हम कह सकते हैं क्या होगा, अनस्टेबल क्लॉट, इसकी कमी से।
बताओ यहाँ तक क्लियर हुए सारे फैक्टर्स? कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन माइंड में है तो बताओ। एक आ रहा होगा हो सकता है आपके माइंड में कि 6 फैक्टर क्यों भाई अब नहीं इंक्लूडेड है इस क्लॉटिंग पूरे 1 to 13 में। तो चलो देखते हैं। आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर 6 है, आप सोचोगे पहले कौन सा था, है ना? फैक्टर 6, एक मिनट, फैक्टर आपका 6 कौन सा था? एसिलिरिन। ये क्या है? ये अब इंक्लूडेड नहीं है आपके 13 फैक्टर्स में, है ना? अब ये इंक्लूडेड नहीं है ना? मॉडर्न लिस्ट के अकॉर्डिंग ये अब इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये क्या है? बिकॉज इट इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ फैक्टर 5। इस वजह से क्या है, ये अब इंक्लूडेड नहीं है। पहले इंक्लूडेड था लिस्ट में, बट बाद में चीज़ें प्रूफ हुई रिसर्च के बाद, तो ये पता चला कि ये अलग से कोई फैक्टर नहीं है, ये बल्कि फैक्टर 5 की ही एक एक्टिवेटेड फॉर्म है, एक एक्टिवेट फॉर्म है ये। क्लियर है? बताओ। पता है क्या कहा गया? ये कहा गया ये क्या है आपका जो फैक्टर 6 है, ये जो मैंने बोला एक्टिवेट फॉर्म है, तो ये बोला गया ये एक्टिवेट फॉर्म है, यानी फैक्टर इस तरीके से लिखा जाता है VA, ये है ये एक्टिवेट फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे मैम इसमें और इसमें फ़र्क क्या है ना? इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? ये V है ना? इसमें और मतलब 5 है, सॉरी, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। बताना इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए कुछ इससे रिलेटेड, तो जान लेते हैं। देखो जो आपका फैक्टर 5 है, ये क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर का एक इनएक्टिव फॉर्म है ना? क्लॉटिंग फैक्टर का इनएक्टिव फॉर्म है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं, नोट करते चलना, साथ में चीज़ों को समझते चलो। क्या होता है जब कोगुलेशन होता है? कोगुलेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, जो थ्रोम्बिन होता है वो फैक्टर 5 को एक्टिवेट करता है। क्लियर है? जब कोगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जो थ्रोम्बिन होता है वो फैक्टर 5 को एक्टिवेट करता है। इसी वजह से फैक्टर 5 जब एक्टिवेट हो जाता है तो इसको क्या बोलेंगे हम? फैक्टर 5A। एक्टिवेट फॉर्म है ये, ठीक है ना? ये क्या है? एक्टिवेट फॉर्म है ये। क्लियर है? चलो, अब क्या करता है ये फैक्टर 5A? क्या करता है ये फैक्टर 5A? करता क्या है ना? क्या करता है जानना ज़रूरी है। तो फैक्टर 5A का मेन काम है, क्या है? क्या होगा इसका मेन काम? तो इसका मेन काम है प्रोथ्रोम्बिनेज, जो हो गया आपका थ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स बनाना। क्लियर है? अब इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? इस कॉम्प्लेक्स में आपका फैक्टर 10A प्लस फैक्टर 5A प्लस कैल्शियम आयंस हो गए प्लस फॉस्फोलिपिड्स हो गए, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं ये भी देखना ज़रूरी है, नोट कर रहे हो ना साथ साथ? चलो, अब ये क्या करते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। तो ये क्या करेंगे? ये जो कॉम्प्लेक्स आपका प्रोथ्रोम्बिन हो गया, आपका फैक्टर 2 हो गया, आपका कॉम्प्लेक्स प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2 है ना? फैक्टर 2 जो हो गया को क्या करता है? कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है किस में?
थ्रोम्बिन में। ये हो गया आपका फैक्टर सेकंड ए। क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लिया। और फिर क्या होगा, थ्रोम्बिन के आने से, है ना, थ्रोम्बिन के आने से क्लॉटिंग कैस्केड जो होगा वो फास्ट हो जाता है। क्लॉटिंग कैस्केड फास्ट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो बताओ। फिर क्या हुआ, जब साइंटिस्ट ने फैक्टर 5A को देखा तब उन्होंने बाद में जब चीज़ें प्रूफ हुई तो पता चला कि फैक्टर 6 कोई अलग नहीं है बल्कि वो फैक्टर 5 का ही एक एक्टिवेट फॉर्म है। बाद में ये चीज़ प्रूफ हो गई कि अलग फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर 5 का ही एक्टिवेट फॉर्म है, इसलिए फैक्टर 6 को हटा दिया गया। क्लियर है यहाँ तक? बताओ। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखें क्या है आपका। अब बारी आ जाती है आपके ब्लड ग्रुप्स की। इसे हम ABO सिस्टम भी कहते हैं। इसको डिस्कवर्ड किया था 1900 में कार्ल लैंडस्टाइनर ने। ये बेस्ड है प्रेजेंस और एब्सेंस पे एंटीजन की। AB जो होगा आपके एंटीजन और क्या होगा आपका एब्सेंस ऑफ एंटीजन AB जो आपको मैंने बताया ऑन RBC सरफेस। ये RBC है, करेक्ट कर देती हूँ, टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा हो रही है। RBC सरफेस है ये, है ना। एंड एंटीबॉडीज anti-A anti-B इन प्लाज्मा। क्लियर है? तो ब्लड ग्रुप्स जो हो गया आपका ABO सिस्टम जो हो गया इसे डिस्कवर्ड किया था कार्ल लैंडस्टाइनर ने। ये बेस्ड है एब्सेंस और प्रेजेंस पे एंटीजन की जो हो गया आपके AB RBC रेड ब्लड सेल के सरफेस पे एंड एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा anti-A anti-B। अभी हम ये सब पढ़ते हैं। चलो चलिए देखें ABO ब्लड ग्रुप्स। तो हमें पता ही है ये हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं AB और O। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। पहले AB पर यहाँ पे लिख ही देती हूँ ब्लड ग्रुप्स। RBC ऑन एंटीजन्स ऑन RBC यानी RBC रेड ब्लड सेल पर एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा यानी प्लाज्मा में एंटीबॉडी। और ये किसको डोनेट कर सकते हैं और किस से रिसीव कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो ब्लड ग्रुप A जो होगा तो RBC एंटीजन जो होंगे वो होगा A एंटीजन। एंटीबॉडी प्लाज्मा में anti-B होगी, डोनेट कर सकते हैं A को और रिसीव कर सकते हैं A और O से। देन ब्लड ग्रुप B वाले B एंटीजन होगा, है ना। RBC पर एंटीजन कौन सा होगा, B होगा। एंटीबॉडी इन प्लाज्मा होगी आपकी anti-A, डोनेट कर सकते हैं ये AB को जिनका ब्लड ग्रुप है और रिसीव कर सकते हैं B और O से, मतलब ब्लड ले सकते हैं। फिर ब्लड ग्रुप AB हो गया आपका। A एंड B एंटीजन हो जाएंगे, एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। AB को डोनेट कर सकते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर भी है ये कह सकते हो, और सॉरी डोनेट कर सकते हैं ये AB को और रिसीव करेंगे ये AB और O से। ब्लड ग्रुप O वाले कोई एंटीजन नहीं होगा RBC पर और एंटीबॉडी इन प्लाज्मा होगी आपकी anti-A एंड anti-B, डोनेट कर सकते हैं ऑल ग्रुप को। यूनिवर्सल डोनर होता है जो O होता है और रिसीव कर सकते हैं ये सिर्फ O से ही। यूनिवर्सल डोनर होता है आपका A और यूनिवर्सल रिसीवर कह सकते हो आपका होता है AB। क्लियर है यहाँ तक? स्पेशली यूनिवर्सल डोनर A नेगेटिव को कहा जाता है और यूनिवर्सल रिसेप्टर जो हो गया आपका वो हो गया आपका AB पॉजिटिव। यहाँ पे चीज़ें ये देखें, इससे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर भी कर देती हूँ। नेक्स्ट पेज पे जो आपका O होगा वो होगा आपका यूनिवर्सल डोनर जो आपका O होता है, ठीक है ना। स्पेशली O नेगेटिव जो होता है उसे कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। क्यों कहा जाता है? देखो ABO सिस्टम के हिसाब से देखेंगे हम, ब्लड ग्रुप के हिसाब से देखते हैं ABO सिस्टम के अकॉर्डिंग। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो O ग्रुप जो होता है, O ग्रुप के RBC पर यानी रेड ब्लड सेल्स पर कोई एंटीजन नहीं होता, है ना,
कोई एंटीजन नहीं होता। मतलब ये हुआ कि इनका जो ब्लड है किसी को भी सेफली दिया जा सकता है, ठीक है ना। इट मीन्स जो होगा, जो उनका ब्लड होगा किसी भी ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है ना, किसी भी ब्लड ग्रुप, यानी आपका चाहे ए हो, ए बी हो, बी हो, ओ हो, इसमें सेफली दिया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं जो ओ है वो है आपका यूनिवर्सल डोनर। लेकिन अगर हम बात करें आरएच के हिसाब से, है ना, आरएच सिस्टम के हिसाब से अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू आरएच सिस्टम, चलिए जल्दी से देखते हैं। अगर 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 क्या हो, ओ जो होगा आरएच पॉजिटिव यानी ओ प्लस ब्लड किसी आरएच निगेटिव पेशेंट को दिया जाए, आरएच निगेटिव पेशेंट को दिया जाए, तो क्या होगा। अगर ओ यानी आरएच पॉजिटिव ब्लड किसी आरएच निगेटिव पेशेंट को दिया जाए तो क्या होगा, पेशेंट की बॉडी में, पेशेंट के बॉडी में एंटी आरएच एंटीबॉडीज जो हैं वो बन जाएंगी, एंटीबॉडीज बन जाएंगी और डेंजरस रिएक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, डेंजरस रिएक्शन हो सकता है। इसलिए सेफेस्ट के तौर पे डॉक्टर क्या कहते हैं, सिंपली कहते हैं सेफेस्ट डोनर जो होता है, सेफेस्ट डोनर के तौर पर कौन सा हुआ आपका, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर। क्लियर है यहाँ तक, बताओ। सेम बात आ जाएगी आपके रिसीवर में, सेम बात आ जाएगी अकॉर्डिंग टू आरएच सिस्टम। क्या होगा अगर ओ आर एच पॉजिटिव जो होगा, यानी आपका ओ पॉजिटिव ब्लड किसी आर एच निगेटिव नहीं, एक मिनट रुको, ये हमारी हो रही है अब रिसीवर की बात ना। यूनिवर्सल डोनर तो हम कर चुके, बाद यूनिवर्सल डोनर हो गया आपका ओ नेगेटिव। अब बारी थी आपके यूनिवर्सल रिसीवर की, जो मैंने बताया था ए बी है, लेकिन स्पेशली क्या बोला जाता है, ए बी पॉजिटिव को बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर रिसीवर, है ना। तो सिंपली कह सकते हो आप ए बी ग्रुप जो है, ए बी ग्रुप के आरबीसी जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, पर दोनों एंटीजन्स होते हैं, है ना, यानी ए और बी दोनों होते हैं, एंटीजन्स होते हैं, यानी ए एंड बी, ठीक है ना। और प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। वो क्या करता है, तभी ए बी जो हो गया वो क्या हो गया आपका यूनिवर्सल रिसीवर या रेसिपिएंट। क्लियर है या नहीं है, समझ आ गया। ए बी होता है आपका, ये नोट कर लिया, फिर थोड़ा सा और बताते हैं। लेकिन अगर हम इसमें आर एच सिस्टम भी इंक्लूड करें तो क्या, अगर हम इसमें आर एच सिस्टम भी इंक्लूड करें तो क्या होगा,
तो इसके हिसाब से जो आपका ए बी पॉजिटिव है ये होगा आपका ट्रू यूनिवर्सल रिसीवर, है ना। इस दी ट्रू यूनिवर्सल या रेसिपिएंट भी आप कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़ें, बढ़ा जाए। चलिए, अब बारी आ जाती है आपके RH फैक्टर की। ये डिस्कवर्ड हुआ था रिजस मंकी में, इसलिए इसका नाम रखा गया RH फैक्टर। इट इज़ अनदर एंटीजन, डी एंटीजन प्रेजेंट ऑन द RBC सरफेस। इसमें क्या होता है, ये एक और एंटीजन है आपका डी एंटीजन जो प्रेजेंट होता है आपके रेड ब्लड सेल के सरफेस पर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ें। RH पॉजिटिव, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव तब होगा जब डी एंटीजन प्रेजेंट होगा, है ना। और RH नेगेटिव तब होगा जब आपका डी एंटीजन क्या होगा, अब्सेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल डोनर इज रिटन एज O नेगेटिव बिकॉज O हैज़ नो AB एंटीजन, RH नेगेटिव हैज़ नो एंटीजन, सो O नेगेटिव ब्लड इज सेवेस्ट टू गिव एनीवन। यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है O नेगेटिव को, क्योंकि O में क्या होता है, O ब्लड ग्रुप में ना A और B कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा। RH नेगेटिव में क्या होगा, कोई डी एंटीजन नहीं होता है, RH नेगेटिव हैज़ नो डी एंटीजन। इस वजह से जो आपका O नेगेटिव ब्लड है वो सेफेस्ट है किसी को भी देने के लिए। अब बारी आ जाती है आपकी किसकी, नेक्स्ट टॉपिक की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी अपने आप में। चलो जल्दी से इसे चलो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉइटलिसिस, कंडीशन ड्यू टू RH इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन RH नेगेटिव मदर एंड RH प्लस फीटस। चलो देखते हैं, इसे हम कुछ और भी कहते हैं, HDN भी कहते हैं, HDN भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है देखते हैं आपका, याद रखिएगा आपका एरिथ्रोब्लास्टिस फॉइटलिस कंडीशन है, किस वजह से है, RH इनकम्पेटिबिलिटी किसके बीच में, RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव फीटस के बीच में, जिसे हम क्या कह रहे हैं देखो, HDN भी कहते हैं, यानी हेमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। जो किसकी वजह से हो रही है, RH इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से हो रही है। स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या होगा, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में RH नेगेटिव मदर है प्लस RH पॉजिटिव बेबी है तो डिलीवरी के टाइम क्या होगा, कुछ RH पॉजिटिव फीटल ब्लड जो होगा वो मदर ब्लड में चला जाता है। क्लियर है? जल्दी बताओ। और मदर जो है वो डेवलप करेगी क्या बॉडी, एंटी RH एंटीबॉडीज़ को। बच्चे का थोड़ा ब्लड क्या होगा आपका मदर में चला जाता है और फिर मदर की बॉडी एंटीबॉडीज़ बना लेती है, एंटी RH बॉडीज़ बना लेती हैं। स्टेप सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, फिर से RH पॉजिटिव बेबी है तो मदर एंटी RH बॉडीज़ जो होंगी क्रॉस प्लेसेंटा, दे डिस्ट्रॉयज बेबी RBC हीमोलाइसिस जिसे हम कहते हैं। चलो देख लेते हैं, ये पेन ले लेती हूँ। माँ की जो एंटीबॉडीज़ होंगी ना, माँ की एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा, बेबी तक पहुँच जाती है। जिससे क्या होता है, बेबी के जो RBC होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बच्चे के RBC को ये तोड़ देती हैं। अब इसके सिम्टम्स भी हैं, वो भी देख लेते हैं क्या होंगे। एक तो हो गया आपका सबसे पहले गंभीर एनीमिया, एनलार्ज लिवर एंड स्प्लीन, जॉइंटिस भी होगा इसका। इसमें क्या होगा, बिलिरुबिन हाई होगा, बिलिरुबिन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और क्या होगा, कभी कभी स्टिल बर्थ, ठीक है ना। और इसके प्रिवेंशन में क्या होता है, कुछ इंजेक्शन होता है वो लगाया जाता है, तो प्रिवेंशन भी इसके होते हैं। सीधा मदर की डिलीवरी के बाद तुरंत जो होता है आपका एंटी RH सीरम या कुछ RHOGM इंजेक्शन कुछ होता है वो
वो तो अब डॉक्टर्स को ही पता है कौन सा इंजेक्शन क्या है, बट प्रिवेंशन के लिए डिलीवरी के तुरंत बाद कुछ ट्रीट उन्हें किया जाता है। क्लियर है ना, ताकि एंटीबॉडीज से जो है वो बचाव हो सके, एंटीबॉडीज़ बनने से बचाव हो सके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आज की क्लास यहीं तक की, मिलती हूँ आपसे कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।